आज हम लोग जानेंगे पेशवा काल, जिनका कालक्रम 1713 से 1818 एडी तक है। इसमें हम लोग जानेंगे पेशवाओं के अंतर्गत मराठा साम्राज्य, यानी कि पहले जो मराठा साम्राज्य था अब वो क्या बन जाता है, पेशवा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग प्रमुख पेशवा के बारे में जानेंगे। प्रमुख पेशवा के बारे में, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आते हैं बालाजी विश्वनाथ, जिनकी शासनकाल 1713 से 20 रहता है। ठीक है, 1720। और बालाजी विश्वनाथ जो थे वो सैयद बंधुओं को भी सहायता दिए थे, दिल्ली संधि किए थे। इसके बाद आते हैं बाजीराव प्रथम, जिनका कालक्रम 1720 से 1740 है। इसके बाद आता है बालाजी बाजीराव, जिनका कालक्रम 1740 से 1761 है। इसके बाद आते हैं माधव राव, जिनका कालक्रम 1761 से लेके 1772 है। फिर आते हैं नारायण राव, जिनका कालक्रम 1772 से 1774 है। फिर आते हैं माधव नारायण राव, इनका कालक्रम 1774 से लेके 1795 है। फिर आते हैं बाजीराव द्वितीय, और इनका कालक्रम 1795 से लेके 1818 तक है। लेकिन इसमें ये तीन प्रमुख हम लोग को पढ़ना है, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट और बालाजी बाजीराव। ये हम लोग का मेन शासक है पेशवा काल में। ठीक है, और इससे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बालाजी विश्वनाथ से। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बालाजी विश्वनाथ, जिनका कालक्रम है 1713 से लेके 1720। अगर इनके बारे में कहा जाए, ठीक है, तो इन्होंने अपना जो आरंभिक जीवन जो है, अपने प्रारंभिक जीवन एक राजस्व अधिकारी से इन्होंने शुरुआत किया था, राजस्व अधिकारी से। ठीक है, इसके बाद 1707 में अगर कहा जाए, 1707 में तो इन्होंने खेरा के युद्ध में अति महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया था, अति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, यानी कि इन्होंने साहू का साथ दिया था। ठीक है, इसके बाद 1708 में कहा जाए तो ये एक सेनापति बने थे, यानी कि सेनाकर्ता इन्हें कहा जाता है। साथ ही साथ 1713 में ही मराठा साम्राज्य को इन्होंने पेशवा के नाम से संबोधित किया। और पहले पेशवा कौन बने थे, तो बालाजी विश्वनाथ। और बालाजी विश्वनाथ जो थे प्रथम शक्तिशाली पेशवा बन के उभरे, प्रथम शक्तिशाली पेशवा बन के उभरे। साथ ही साथ ये सैयद बंधुओं से, ठीक है, साथ ही साथ कहा जाए तो इन्होंने सैयद बंधुओं से फर्रुखसियर
फर्रुखसियर के काल में, फर्रुखसियर के काल में दिल्ली की संधि करवा दी। ठीक है, कौन सी संधि की थी? दिल्ली की संधि करवा दी। तो ये सब अगर कहा जाए तो बालाजी विश्वनाथ ने किया है। ठीक है, इसके आगे देखें तो इस दिल्ली का जो संधि हुआ था, ठीक है, ये जो दिल्ली का अगर संधि कहा जाए, ये दिल्ली का संधि, तो इस दिल्ली के संधि में कहा जाए तो कई महत्वपूर्ण घटना घटे, जैसे कि मराठा साम्राज्य को एक मैग्ना कार्टा मिला। मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा रहा, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि मराठा अब स्वतंत्र होके अपना राज्य चला सकते थे। कई प्रकार के इसमें प्रावधान भी किए गए दिल्ली संधि में। साथ ही साथ साहू को, ठीक है, जो कि संभाजी का क्या था? पुत्र था। साहू को छत्रपति स्वीकार किया गया। छत्रपति स्वीकार किया गया। और कहा जाए तो दक्कन, ठीक है, दक्कन के 6 मुगल सूबों, 6 मुगल सूबों से चौथ वसूलने का, चौथ जो है एक टैक्स होता है जो दूसरे राज्यों से लिया जाता है, चौथ वसूलने का अधिकार मराठों को क्या हो गया? प्राप्त हो गया। साथ ही साथ कहा जाए तो 10 लाख रुपए वार्षिक देगा, यानी कि साल में 10 लाख रुपए देगा। कौन? साहू मुगल बादशाह को, साहू मुगल बादशाह को। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब कि जब दिल्ली की संधि की गई तो इसमें ये बोला गया कि 10 लाख सालाना अब साहू को मुगल बादशाह को देना होगा। तो अगर इसमें हम लोग देखें तो बालाजी विश्वनाथ ने अपना प्रारंभिक जीवन एक राजस्व अधिकारी के तौर पर आरंभ किया था और 1707 में खेरा के युद्ध में बालाजी विश्वनाथ ने साहू के पक्ष में अति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इस युद्ध के पश्चात साहू ने बालाजी विश्वनाथ को सैन्य अधिकारी से संबंधित सेना करते नामक पद दिया और 1708 से 1713 के मध्य सैन्य अधिकारी के रूप में उन्होंने अपनी अयोग्यता सिद्ध की थी और 1713 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा घोषित किया। यह मराठों के सबसे शक्तिशाली पेशवा थे और बालाजी विश्वनाथ ने 1719 में, कब किए थे ये? 1719 में, ठीक है, सैयद बंधुओं के साथ दिल्ली की संधि की थी। और इस समय में जो मुगल बादशाह थे वो कौन थे? फर्रुखसियर। इसमें मुगल बादशाह कौन थे? तो फर्रुखसियर। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दिल्ली की संधि में, देखते हैं कि दिल्ली की संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि इस संधि के कई प्रावधान थे, जैसे कि मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने, ठीक है, साहू को मराठा साम्राज्य का छत्रपति स्वीकार किया। दूसरा, उन्होंने मराठों के जो राज्य थे को स्वराज के रूप में स्वीकार किया, यानी कि मराठा राज्य अब क्या है? स्वराज्य, स्वतंत्र है। साथ ही साथ दक्कन में 6 मुगल प्रांतों में चौथ वसूलने का वैधानिक अधिकार भी मराठों को प्रदान किया गया। इसके बदले में मराठों ने 10 लाख रुपए वार्षिक मुगल बादशाह को देने का वायदा किया। तो यहाँ पे इस तरीके से दिल्ली की संधि की गई। इसमें और बात था, जैसे कि बोला गया कि दक्कन में मुगलों को, ठीक है, मुगलों को सहयोग मिलेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब मराठा ने मुगलों को यह आश्वासन दिया कि आपको दक्कन में मुगलों का क्या मिलेगा? सहयोग मिलेगा। ठीक है, सैन्य का। मुगलों ने मराठों को कहा कि आपको सैन्य का सुरक्षा मिलेगा। साथ ही साथ मुगल दरबार
मुगल दरबार में संघर्ष में सहायता भी दिया जाएगा। यानी मराठाओं ने कहा मुगलों को, यानी खासकर सैयद बंधुओं को, ठीक है, दिल्ली संधि में, कि दरबार में चल रहे जो भी षड्यंत्र रहेंगे उसमें सैयद बंधुओं को ये क्या करेंगे, सहायता देंगे। इसके बाद देखते हैं कि फ़र्रुखसियर की मृत्यु 1719 में हो जाती है। तो फ़र्रुखसियर की मृत्यु के समय 15,000 सेना लेकर बालाजी विश्वनाथ दिल्ली में थे। यानी कि जब फ़र्रुखसियर की मृत्यु हुई तो 15,000 सेना लेके बालाजी विश्वनाथ दिल्ली के लाल किले के आसपास थे। साथ ही साथ इसमें कहा जाए तो इन्होंने पेशवा का पद यानी कि बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा के पद को आनुवंशिक बना दिया। आनुवंशिक कहने का मतलब है कि उनका बेटा ही राजगद्दी पे बैठेगा, फिर उनका बेटा बैठेगा, ठीक है। और इसी बीच में देखते हैं कि 1720 एडी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये दिल्ली संधि की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और इससे भी एग्जाम में हमेशा पूछा गया है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि दूसरे पेशवा आते हैं जिनका नाम बाजीराव प्रथम रहता है। बाजीराव प्रथम, और इनका शासनकाल कहा जाए तो 1720 से लेके 1740 एडी तक रहा है, ठीक है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पेशवा थे। अगर इनके बारे में बात किया जाए तो ये हैदराबाद के गवर्नर निजाम उल मुल्क, ठीक है, निजाम उल मुल्क की सहायता से बने थे। साथ ही साथ कहा जाए तो मुगल गवर्नर मुबारिज खां इनके शासनकाल में थे, मुबारिज खान। इसके बाद कहा जाए तो 1724 में सकूर खेरा का युद्ध मुबारिज खान और निजाम उल मुल्क के बीच हुआ। निजाम उल मुल्क के बीच हुआ। और बाजीराव प्रथम का अगर जन्म का बात करें तो इनका जन्म 1700 एडी में हुआ था, 1700 एडी में। और साथ ही साथ ये सबसे शक्तिशाली पेशवा भी बने थे, सबसे शक्तिशाली पेशवा भी ये बने थे। और इसने यानी कि बाजीराव प्रथम ने उत्तर भारत क्षेत्रों तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। और साथ ही साथ इन्होंने हैदराबाद के निजाम उल मुल्क को भी चुनौती दिया, ठीक है। इन्होंने उनको भी चुनौती दी थी। यानी कह सकते हैं कि बाजीराव प्रथम का जन्म 1700 एडी में हुआ था और वे मराठाओं के सबसे शक्तिशाली पेशवा थे। इन्होंने मराठा साम्राज्य का विस्तार दक्कन से लेकर उत्तर भारतीय क्षेत्रों तक किया था।
और दक्कन में इनके समक्ष हैदराबाद के निजाम जो थे उनको चुनौती प्रस्तुत की थी। 1728 में निजाम हैदराबाद, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि 1728 में एक युद्ध होता है पाल खेरा, ठीक है, पाल खेरा का युद्ध, पाल खेरा का युद्ध। और ये युद्ध जो होता है ये निजाम और बाजीराव प्रथम के मध्य लड़ाया जाता है। निजाम उल मुल्क और बाजीराव प्रथम के बीच, बाजीराव प्रथम, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि 1728 में निजाम हैदराबाद के एवं बाजीराव प्रथम के मध्य पाल खेरा का युद्ध हुआ और इस युद्ध में बाजीराव प्रथम ने, ठीक है, निजाम उल मुल्क को पराजित कर दिया और इस युद्ध के पश्चात निजाम उल मुल्क एवं बाजीराव प्रथम के मध्य मुंशी शिवगांव की संधि हुई। यानी कि इस युद्ध के बाद एक संधि होती है, ठीक है, और इस संधि का नाम है मुंशी शिवगांव, मुंशी शिवगांव की संधि होती है, ठीक है, मुंशी शिवगांव की संधि होती है और यह संधि मराठाओं के पक्ष में ही थी और इस संधि के अनुसार निजाम ने मराठों को दक्कन में मुगल सूबों से चौथ वसूलने का भी क्या कर दिया था, अधिकार प्राप्त कर दिया था। साम्राज्य विस्तार के क्रम में बाजीराव प्रथम ने, ठीक है, मालवा एवं बुंदेलखंड पे भी अधिकार प्राप्त किया। यानी कि कहा जाए तो इन्होंने साम्राज्य विस्तार करने के क्रम में, साम्राज्य विस्तार करने के क्रम में, ठीक है, इन्होंने मालवा और बुंदेलखंड पर भी क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था, ठीक है। और 1737 में कहा जाए तब 1737 में, तो 1737 में बाजीराव प्रथम ने अपनी शक्ति प्रदर्शन हेतु, ठीक है, दिल्ली पे आक्रमण किया। कहाँ किए थे, दिल्ली पे आक्रमण कौन किए, बाजीराव प्रथम, ठीक है। इसके बाद कहा जाए तो उन्होंने, यानी बाजीराव प्रथम ने उत्तर भारत के कुछ भाग पे भी अपना अधिकार प्राप्त किया। यानी कि उत्तर भारत में भी इन्होंने क्या किया था, अधिकार प्राप्त किया था, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, ठीक है, और राजपूताना, और यहाँ पे इन्होंने इन सभी जगह कर वसूलने का अधिकार प्राप्त किया, कर वसूलने का अधिकार प्राप्त किया। तो बाजीराव प्रथम के बारे में भी देख सकते हैं कि उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं, ठीक है। उनके शासनकाल में अगर बात किया जाए, यानी कि बाजीराव प्रथम के शासनकाल की बात किया जाए, ठीक है, तो इन्होंने अपने शासनकाल में मराठा साम्राज्य के अंतर्गत, ठीक है, मराठा साम्राज्य में, ठीक है, मराठा साम्राज्य में परिसंघीय प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक है, परिसंघीय प्रणाली की शुरुआत की, जैसे कि कह सकते हैं कि भोसले, अगर मराठा साम्राज्य में भोसले को परिसंघ में टाइटल, ठीक है, तो भोसले कोई कहाँ लगा रहा था, तो नागपुर में जो भी राज कर रहे थे वो भोसले लगा रहे थे। होलकर
ठीक है। तो अपने नाम के पीछे होलकर इंदौर के राजा लोग लगा रहे थे। गायकवाड़, ये लोग बड़ौदा के लगा रहे थे। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें सिंधिया, तो ये ग्वालियर के लगा रहे थे। ठीक है। और बात करें पेशवा, तो ये पुणे के लगा रहे थे। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने परिसंघीय प्रणाली के बारे में क्या किया, शुरुआत किया। और छत्रपति साहू जो होते हैं, बाजीराव प्रथम को योग पिता का योग पुत्र भी कहता है। ठीक है। यानी कि छत्रपति साहू जो थे, इन्होंने बाजीराव प्रथम को योग पिता का योग पुत्र भी कहा है, योग पुत्र का है। यानी कि बाजीराव प्रथम बहुत ही योग्य थे और अपने शासनकाल में इन्होंने कोई भी युद्ध नहीं जीते, मतलब कोई भी युद्ध नहीं हारे थे। और बाजीराव प्रथम वही हैं जो बाजीराव मस्तानी आप मूवी देखें। ठीक है। इसके बाद अगर कहा जाए तो बाजीराव प्रथम की जो मृत्यु होती है, बाजीराव प्रथम, इनकी मृत्यु 1740 एडी में हो जाती है। 1740 एडी में हो जाती है। इसके बाद अगले नए पेशवा आते हैं जिनका नाम बालाजी बाजीराव रहता है, बालाजी बाजीराव। और इनका शासनकाल 1740 से लेके 1761 एडी तक है। चलिए इनके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। तो अगर इनके बारे में कहा जाए तो इनका वास्तविक नाम नाना साहेब है, नाना साहेब। ठीक है। इन्होंने अपने शासनकाल में कई प्रशासनिक सुधार किए हैं, ये साहू की मृत्यु, ठीक है, के समय भी थे। और अगर कहा जाए तो संगोला की संधि इनके शासनकाल में हुआ था। संगोला की संधि इनके शासनकाल में हुआ 1750 में। ठीक है। और इस संधि में दो लोग थे, एक और से थे पेशवा जो मराठाओं के असली नेता बने। ठीक है। और एक और थे राजाराम द्वितीय जो कि छत्रपति थे। ठीक है। एक और थे मराठाओं के असली नेता बने जो पेशवा थे, यानी बालाजी बाजीराव। और दूसरे ओर से थे राजाराम द्वितीय जो कि छत्रपति थे। इन्होंने पेशवा काल को विस्तार दिया। ठीक है। यानी कि पेशवा साम्राज्य का विस्तार किया और चरमोत्कर्ष पे लेके गए। साथ ही साथ इन्होंने ओरछा जो कि झांसी में है, ठीक है, पर अधिकार किया था बालाजी बाजीराव ने 1742 के आसपास। ठीक है। इसके बाद इन्होंने 1742 में ही बंगाल में चौथ वसूलना शुरू कर दिया। और निजाम की मृत्यु निजाम उल मुल्क जो कि हैदराबाद के निजाम थे, उनकी मृत्यु इन्हीं के शासनकाल में 1745 में हो जाती है।
और इनके शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध भी लड़ा जाता है। तृतीय युद्ध भी लड़ा जाता है, जिसमें एक ओर से अहमद शाह अब्दाली होते हैं, अहमद शाह अब्दाली, और दूसरे ओर से मराठा होते हैं, मराठा। अगर अहमद शाह अब्दाली की सेना में कहा जाए तो इनके सेना में नजीब दौला थे, ठीक है। इसके बाद बात किया जाए तो अवध के राजा शुजाउद्दौला थे, शुजाउद्दौला थे। और बात किया जाए तो हाफिज रहमत खां थे, हाफिज रहमत खां, ठीक है। साथ ही साथ बोला जाए तो इन्हीं की सेना में एक और था जिनका नाम था सादुल्ला खां, सादुल्ला खां, ठीक है। अगर मराठा में बात किया जाए तो मराठा में थे सदाशिव राव भाव, इनका नाम था। इसके बाद गारदी थे, ठीक है। इसके बाद बात करें तो तकौजी सिंधिया भी थे, तकौजी सिंधिया, ये भी भाग लिए थे। और इसमें थे विश्वासराव, विश्वासराव। तो इन सब ने पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लिया था। अगर इसमें बात किया जाए तो अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है और मराठा हार जाते हैं, यानी कि अहमद शाह अब्दाली की विजय हो जाती है और मराठा हार जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि बाजीराव जो प्रथम है, ठीक है, यानी बाजीराव जो थे, तो ये बाजीराव प्रथम के पुत्र एवं उत्तराधिकारी थे और इनका वास्तविक नाम नाना साहेब था। इनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य विस्तार चरमोत्कर्ष पे पहुंचा और इन्हीं के शासनकाल में प्रशासनिक सुधार के लिए भी जाना जाता है। इन्हीं के शासनकाल में छत्रपति साहू की मृत्यु हो जाती है और अपनी मृत्यु से पहले साहू ने राजा राम द्वितीय को क्या बनाया था, अगला छत्रपति घोषित किया था। परंतु इस काल तक आते आते छत्रपति का पद अत्यधिक कमजोर हो गया था और 1750 में छत्रपति और ये पेशवाओं में के मध्य संगोला की संधि होती है और इस संधि के अनुसार मराठाओं का जो वास्तविक शक्ति का स्वामी बन जाता है वो पेशवा बन जाता है और छत्रपति नाम मात्र का शासक बन के रह गया। बालाजी बाजीराव के काल में ही हैदराबाद के निजाम जो रहते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है 1745 में, ठीक है। और बालाजी बाजीराव पर उनके चचेरे भाई सदाशिवराव, ठीक है, बालाजी जो बाजीराव है इनके चचेरे भाई सदाशिवराव भाव का अत्यधिक प्रभाव था और साम्राज्य विस्तार के क्रम में भी 1742 में इन्होंने मराठाओं ने झांसी और ओरछा पर अधिकार कर लिया था और 1742 में ही इन्होंने बंगाल पर आक्रमण करके अलीवर्दी खां से 12 लाख रुपए, ठीक है, वसूल की और बंगाल में चौथ वसूलने का भी अधिकार प्राप्त कर लिया। यानी कि 1742 में कहा जाए तो इस समय उस बंगाल के जो नवाब थे वो थे अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां से इन्होंने यानी मराठाओं ने 12 लाख रुपए वसूल किया। कितने? 12 लाख रुपए वसूल किए, ठीक है। और साथ ही साथ बंगाल में चौथ भी इन्होंने लगा दिया। उसके बाद उत्तर भारत में अगर कहा जाए तो उन्होंने राजपूताना, जाट, सिख, ठीक है, एवं अवध राज्य से भी मराठाओं के संघर्ष अच्छे नहीं थे। इसी बीच में देखते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। ये कब होता है तो 1761 में, ठीक है।
और इस युद्ध में आप देखिएगा कि पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण कई थे, जैसे कि मराठा जो थे उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा से ग्रसित थे कि उन्हें उत्तर भारत में भी क्या चाहिए, साम्राज्य विस्तार चाहिए। सदाशिवराव भाऊ ने अहमद शाह अब्दाली के पुत्र तैमूर को पंजाब के क्षेत्रों से बाहर कर दिया था। सदाशिवराव जो थे इन्होंने अहमद शाह अब्दाली के पुत्र तैमूर को पंजाब से बाहर कर दिया। अब अहमद शाह अब्दाली के समर्थन वाले मुगल जो वजीर थे वो थे नजमुद्दौला के मराठाओं ने वजीर के पद से इन्हें बर्खास्त कर दिया। अब उत्तर भारतीय क्षेत्रों में कर के अधिकार को लेकर विवाद हुआ, यानी कि ये पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था तो ये उत्तर भारत में टैक्स वसूलने के लिए ये युद्ध हुआ, ठीक है। और ये युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ और अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली के साथ दिए थे नजीबुद्दौला, शुजाउद्दौला, हाफिज रहमत खां और सादुल्ला खां। मराठा का साथ दे रहे थे सदाशिवराव भाऊ, गारदी, तकौजी सिंधिया और विश्वास राव। इन्होंने मराठाओं के साथ सहयोग दिया। हम लोग बात करें कि पानीपत के तीनों युद्धों के बारे में। पानीपत के तीनों युद्ध, ठीक है, किनके किनके बीच हुआ, कब हुआ, इनके बारे में अगर चर्चा करते हैं तो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया है और ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर जीत गए थे, इब्राहिम लोदी हार गए थे। इसके बाद अगर कहा जाए पानीपत का द्वितीय युद्ध तो ये हुआ था 1556 में और ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर विजय हुए और हेमू पराजित हुए थे। इसके बाद बात करें पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि अभी हम लोग जाने हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध ये हुआ 1761 में और ये हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजय होते हैं और मराठा की पराजय होती है। इसी युद्ध में आप देखिएगा कि पानीपत के तृतीय युद्ध में उत्तर भारत की कुछ शक्तियाँ उदासीन हो गई, ठीक है, जैसे राजपूत, सिख, जाट, ये सब बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। और पानीपत के तृतीय युद्ध में हार के पश्चात मराठा जो है अत्यधिक कमज़ोर हो गए और इस युद्ध में मराठाओं के लगभग 28,000 सैनिक मारे गए। कितने? 28,000 सैनिक मारे गए थे। सैनिक मारे गए। साथ ही साथ कहा जाए तो सदाशिवराव, ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, सदाशिवराव भाव, ठीक है, एवं बालाजी बाजीराव के नाबालिग पुत्र, ठीक है, विश्वास राव भी क्या होते हैं? शहीद हो जाते हैं। विश्वास राव शहीद हो गए इस तृतीय युद्ध में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि पानीपत के युद्ध के एक साक्षी थे, ठीक है, यानी कि पानीपत के युद्ध को, पानीपत के तृतीय युद्ध के एक साक्ष्य थे। साक्ष्य मतलब जो स्वयं के नेत्रों से उन्होंने देखा था, स्वयं की आंखों से देखा था, ठीक है। एक व्यापारी था, एक व्यापारी,
काशीराज के व्यापारी कौन था? काशीराज। तो जो व्यापारी काशीराज था, तो इन्होंने युद्ध के पश्चात ठीक है, ये बालाजी बाजीराव को सूचना देने जाते हैं। बालाजी बाजीराव को सूचना दी। ठीक है, किस प्रकार से देते हैं? तो ये सूचना देते हैं, एक व्यापारी काशीराज जो है बालाजी बाजीराव को सूचना देते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, 2 मोती विलीन हो गए। 2 मोती विलीन हो गए। 2 मोती विलीन हो गए। 22 सोने की मुहरें खो गई। 22 सोने की मुहरें खो गई। ठीक है, और चांदी और तांबे की तो कोई गणना ही नहीं है। कोई गणना ही नहीं है। ठीक है, यानी कि काशीराज ने कहा कि 2 मोती विलीन हो गए। मोती कहने का मतलब कि आपके भाई और आपका जो पुत्र है वो शहीद हो गए। 22 सोने की मुहरें, यानी कि आपके साइड से जितने भी ठीक है अच्छे लोग लड़ रहे थे, जो कि युद्ध में बहुत ही महारत थे, वो सब मुहरें खो गए। और चांदी और तांबे मतलब कि कई सैनिक, यानी 28,000 सैनिक के तो गणना ही नहीं कर सकते वहाँ पे इतना। ठीक है, लाश बिछा हुआ है। अब जैसे यह समाचार बालाजी विश्वनाथ सुनते हैं, ठीक है, तो जैसे यह सूचना इनको दी जाती है इस तरीके से, तो इनकी हृदय की गति रुक जाती है। ठीक है, रुक गई, और हृदय की गति रुकने के कारण ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कह सकते हैं कि जो पेशवा बालाजी बाजीराव हैं, तो यह समाचार सुनकर इनके हृदय की गति रुक जाने से इनकी मृत्यु हो गई। अब अगले पेशवा के बारे में हम लोग जानते हैं, जिनका नाम माधवराव है, और इनका शासनकाल अगर कहा जाए तो 1761 से लेके 1762 तक है। लेकिन इसके पहले अगर हम लोग जानें कि पानीपत तृतीय का जो युद्ध हो, तो इसके क्या क्या परिणाम हुए। ठीक है, यहाँ मैं लिखती हूँ, पानीपत तृतीय युद्ध जो कि 14 जनवरी 1761 को हुआ था। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या हुआ, इससे भारत में क्या क्या परिणाम हुए। तो अगर इसमें देखें तो सबसे पहले तो मराठाओं की प्रतिष्ठा में कमी आई। मराठाओं की प्रतिष्ठा में कमी हुई। ठीक है, साथ ही साथ यहीं से ब्रिटिश साम्राज्य का उदय भी शुरू हो गया, क्योंकि अब सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे राजा क्या हो रहे थे, कमज़ोर होने लगे थे। तो ब्रिटिश साम्राज्य का भी यहाँ से क्या होने लगा, उदय होने लगा। पेशवा में एक थे रघुनाथ राव जो शक्तिशाली हो गया। ठीक है, शक्तिशाली हो गया। रघुनाथ राव को राघोबा भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, राघोबा भी कहते हैं। इसके बाद देखा जाए तो दिल्ली के आसपास ठीक है अराजकता उत्पन्न हो गई। अराजकता उत्पन्न हो गई। ठीक है, यानी इसमें आप कह सकते हैं कि पानीपत के युद्ध में हार के पश्चात मराठाओं की प्रतिष्ठा में भारी कमी आई,
और मराठाओं के हार से यह तो सिद्ध नहीं हुआ कि मुगलों के पश्चात भारत पे कौन शासन करेगा, लेकिन यह सिद्ध हो गया कि मराठे अब शासन नहीं करेंगे। मराठाओं के हार के पश्चात ही ब्रिटिशों का उदय हुआ और बालाजी बाजीराव के मृत्यु के पश्चात उनके जो चचेरे भाई थे या उनका भाई जो था रघुनाथ राव, वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, जिसे राघोबा भी कहते हैं। और इस युद्ध के पश्चात अगर आप देखते हैं तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में अराजकता फैलती चली गई। ठीक है, अब इसमें मराठाओं के असफलता के कई कारण थे, जिसमें आप देखिएगा कि इनके असफलता के कई कारण थे जिसके वजह से मराठा हार गए और ब्रिटिश यहाँ पे धीरे धीरे उदय होने लगता है। तो चलिए उनके असफलता के कारण को भी देख लेते हैं। बात करें मराठाओं के असफलता के कारण, तो इसके कई कारण हैं। ठीक है, जैसे कि मराठाओ जो थे तो इनमें एकता का अभाव था, इनमें एकता नहीं थी, यानी एकता का अभाव हो गया। साथ ही साथ अगर कहा जाए तो गुरिल्ला युद्ध, जो कि मराठाओं का सबसे फेवरेट युद्ध था। ठीक है, तो गुरिल्ला युद्ध नीति का भी ये प्रयोग नहीं कर रहे थे, नीति का प्रयोग ये नहीं किए, यानी कि गुरिल्ला युद्ध में जो महारथ थे तो इन्होंने यह गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग करना ही छोड़ दिया। साथ ही साथ कहा जाए तो खाद्य आपूर्ति कर रोक था, यानी कि खाद्य आपूर्ति कर रोक, यानी कि खाद्य आपूर्ति पे ये क्या कर रहे थे, टैक्स ये सब नहीं वसूल रहे थे। साथ ही साथ मराठाओं के आपस में ही मतभेद होने लगे थे, पारस्परिक मतभेद। तो कहा ही जाता है कि जब आपस में लड़ोगे तो तीसरा व्यक्ति फायदा उठाएगा ही उठाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे मराठाओं के बीच में भी होने लगा। यानी आप देख सकते हैं कि मराठाओं सरदारों के मध्य एकता का अभाव था और मराठाओं उत्तर भारत में युद्ध लड़ने के लिए भी अब अभ्यस्त नहीं थे, यानी कि गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग वो नहीं कर रहे थे। और अब्दाली के युद्ध के दौरान मराठाओं को खाद्य आपूर्ति कर पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया था कि आप खाद्य आपूर्ति पे टैक्स नहीं वसूल सकते हो, जिससे मराठा सैनिक, महिला, बच्चे आदि की भूख से ही मृत्यु होने लगी थी। और मराठा जो थे तो शिविर में शरण लेने लगे और शिविरों में क्या होने लगा, संक्रमण फैलने लगा था। मराठा सरदारों के मध्य अगर देखा जाए तो पारस्परिक मतभेद होने के कारण भी युद्ध की हार की स्थिति बनी। अब इसमें हम लोग जानेंगे अगले पेशवा, जिनका नाम है माधव राव। माधव राव, जिनका शासनकाल 1761 से लेकर 72 तक है। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि इन्होंने अपने शासनकाल में क्या क्या काम किए। तो अगर इनके बारे में कहा जाए तो इन्होंने शक्ति का पुनः स्थापना का प्रयास किया, पुनः स्थापना का प्रयास किया, यानी कि फिर से इन्होंने पेशवा काल को क्या किया, शक्तिशाली बनाने की कोशिश की। और इन्होंने चौथ को, जो एक टैक्स है दूसरे राज्यों से लिया जाता है 1/4 भाग, ठीक है, चौथ को निजाम एवं हैदर अली से वसूला। किनसे वसूला? निजाम एवं हैदर अली से वसूला। इसके बाद अगर देखा जाए तो इनका संघर्ष अपने ही चाचा से हुआ था, जिनका नाम है रघुनाथ राव के साथ इनका संघर्ष शुरू हो गया। और रघुनाथ राव साम्राज्य विभाजन चाहते थे। ये क्या चाहते थे? साम्राज्य विभाजन, ठीक है, जबकि माधव राव ये नहीं चाहते थे। तो आप कह सकते हैं कि माधव राव बालाजी बाजीराव के पुत्र एवं उत्तराधिकारी थे और अपने पिता की मृत्यु के बाद वो कमजोर हो रहे मराठा साम्राज्य को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। और इन्होंने हैदराबाद के निजाम और मैसूर के राजा हैदर अली से चौथ वसूला था। और इनका जो चाचा था रघुनाथ राव,
के साथ इनका संघर्ष भी आरंभ हो गया। रघुनाथ राव मराठा साम्राज्य में क्या चाहते थे, विभाजन चाहते थे, जिसे माधवराव ने अस्वीकार किया कि हम ये विभाजन नहीं करना चाहते। ठीक है, के बीच में क्या होता है कि माधवराव की मृत्यु हो जाती है। माधवराव की मृत्यु हो जाएगी 1772 AD में, 1772 AD में। और इसके बाद पेशवा के गद्दी पे बैठेंगे 72 के बाद इनके छोटे भाई जिनका नाम नारायण राव रहता है। ठीक है, तब अगले पेशवा हम लोग जानते हैं नारायण राव के बारे में। तो नारायण राव के बारे में अगर बात किया जाए, नारायण राव, तो इनका शासनकाल ज़्यादा नहीं रहा है, 1772 से 74, यानी कि 2 साल का रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक और से थे माधवराव के छोटे भाई, माधवराव के छोटे भाई, और दूसरे ओर से रहते हैं रघुनाथ राव जो कि चाचा हैं। ठीक है, अब रघुनाथ राव हैं, इनके छोटे भाई नारायण राव की क्या करवा देते हैं, 1774 में हत्या करवा देते हैं। ठीक है, 1774 में छोटे भाई की हत्या करवा देते हैं। यहाँ से नारायण राव का चैप्टर खत्म हो जाता है। अब जैसे ही नारायण राव की मृत्यु होती है 1774 में, तो इनके जो पुत्र होते हैं माधव नारायण राव, वो अब पेशवा की गद्दी पे बैठेंगे। तो अब बैठते हैं माधव नारायण राव, जिनकी शासनकाल 1774 से लेके 1795 तक रहा है। ठीक है, तो अगर इनके शासनकाल के बारे में बात किया जाए तो ये नारायण राव के पुत्र थे, नारायण राव के पुत्र थे। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने एक बड़ा भाई परिषद का भी गठन किया है, एक बड़ा भाई परिषद का गठन किया है। साथ ही साथ इन्होंने नाना फडणवीस को अपना अध्यक्ष बनाया है। और रघुनाथ राव जो कि इनके चाचा हैं, ये दादा, ठीक है, रघुनाथ राव ने ब्रिटिश से सहायता मांगी थी, क्यों, ताकि माधवराव नारायण राव को वहाँ से हटाया जाए। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि माधव नारायण राव जो है, तो ये नारायण राव के पुत्र एवं उत्तराधिकारी थे। और इन्हीं के शासन काल में मराठा सरदार जो थे नाना फडणवीस की अध्यक्षता में एक 8 सदस्य प्रशासनिक, ठीक है, यानी कि इसे कहते हैं 8 सदस्य प्रशासनिक परिषद, ठीक है, का इन्होंने गठन किया था। और इन्हीं के काल में रघुनाथ राव जो होते हैं, तो साथ इनके पेशवा के समय अत्यधिक खराब हो गए थे, जिससे वह भागकर ब्रिटिशों के शरण में चला गया। और इन्होंने प्रथम अंगल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि भी बनाई, यानी रघुनाथ राव जो है वो ब्रिटिश के पास गए और कहें कि माधव नारायण राव को राजगद्दी पर से हटाइए और हमें बैठाइए, आपको जो चाहिए हम आपको देंगे। और यही से क्या होता है, अंगल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि भी तैयार होने लगती है। बाद इस पेशवा काल में सबसे अंतिम जो पेशवा बने थे वो बने थे बाजीराव द्वितीय, जिनकी शासनकाल 1795 से लेके 1818 है AD, ठीक है, 1818 AD है।
अगर इनके शासनकाल में कहा जाए तो ये रघुनाथ राव के पुत्र थे। रघुनाथ राव, वही रघुनाथ राव हैं जिन्होंने ब्रिटिश से शरण मांगे थे। ठीक है, उसके बाद इनके समय, ठीक है, द्वितीय एवं तृतीय अंगल मराठा युद्ध भी हुआ। अंगल मराठा युद्ध भी हुआ। ठीक है, इसके पहले माधवनारायण राव के साथ क्या हुआ था, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। इनके साथ प्रथम अंगल मराठा युद्ध हुआ। मराठा युद्ध हुआ। ठीक है, और 1795 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद कहा जाए तो बाजीराव द्वितीय का तो रघुनाथ राव के पुत्र थे, और द्वितीय एवं तृतीय अंगल मराठा युद्ध भी इन्हीं के काल में हुआ, यानी बाजीराव द्वितीय की। और इन्होंने पूना की संधि भी की है। पूना की संधि इन्होंने किया। साथ ही साथ कहा जाए तो 1802 में बेसिन की संधि इन्होंने की। बेसिन की संधि, जिसमें मराठाओं ने सहायक संधि स्वीकार किया था। सहायक संधि स्वीकार किया। ठीक है, अब ये सहायक संधि ये सब क्या है, तो इसे मैं एक लेक्चर में ही कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, तो सहायक संधि स्वीकार किया, तो आप कह सकते हैं कि बाजीराव द्वितीय रघुनाथ राव के पुत्र एवं उत्तराधिकारी थे, और इनके शासनकाल में द्वितीय एवं तृतीय अंगल मराठा युद्ध भी लड़े गए। और इन्होंने 1802 में लॉर्ड वेलेज़ली, ठीक है, सहायक संधि जो है तो इसे कौन किया था, लॉर्ड वेलेज़ली। ठीक है, तो इनके साथ इन्होंने सहायक संधि भी स्वीकार किया। और कहा जाता है कि सहायक संधि जो है बेसिन की संधि के दौरान ही की गई थी, और इन्होंने 1816 में, ठीक है, 1816 में ब्रिटिशों के साथ, कब, 1816 में ब्रिटिशों के साथ पूना की संधि पे भी हस्ताक्षर कर दिए थे। जिसके बीच में क्या होता है, यहाँ से मैं ले लेती हूँ, जिसके बीच में क्या होता है कि ब्रिटिशों के अब मराठा जो होते हैं पेंशनर बन के रह गए। ठीक है, ब्रिटिशों के क्या हो गए, पेंशनर बन के रह गए, और मराठाओं को कानपुर निर्वासित भी कर दिया गया था। कानपुर निर्वासित कर दिया गया। और इनके जो दत्तक पुत्र थे, दत्तक पुत्र कहने का मतलब गोद लिया हुआ पुत्र, नाना साहेब, ठीक है, जिसे धोधू पंत भी कहते हैं, धोधू पंत। ठीक है, इसके बाद इसी में क्या होता है कि 1818 में ही ब्रिटिशों ने मराठा साम्राज्य को हड़प लिया। मराठा साम्राज्य को हड़प लिया, यानी कि कह सकते हैं कि जब पूना की संधि हुई 1816 में, तो इस संधि के अनुसार अब जितने भी मराठा थे अब ये ब्रिटिशों के पेंशनर बन गए। और 1818 में ब्रिटिशों ने इन्हें पूना से कहाँ निर्वासित कर दिया, कानपुर। और इनके जो दत्तक पुत्र जिसे गोद लिया पुत्र कहते हैं, नाना साहेब, ठीक है, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, धोधू पंत भी कहते थे। नाना साहेब ने 1857 की क्रांति में, अगर नाना साहब की बात किया जाए तो 1857 की क्रांति में बिठूर कानपुर से भाग लिया था। बिठूर कानपुर से भाग लिया था। ठीक है,
और इसी के बीच में क्या होता है कि 1818 में ब्रिटिशों ने मराठा साम्राज्य को भी हड़प लिया, जिसके बाद 1857 में जो बाजीराव द्वितीय नाना साहब जो हैं, तीनों ने बिठू कानपुर से भी 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तो हम लोग जानेंगे कि 3 अंगल मराठा युद्ध के बारे में। 3 अंगल मराठा युद्ध, ठीक है, जो कि 1772 से लेके 1818 के बीच में हुआ था। तो सबसे पहले मैं तीनों को लिख देती हूँ। प्रथम अंगल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1775 से लेके 1782 के बीच में हुआ है। द्वितीय अंगल मराठा युद्ध 1802 से 1806 के बीच में हुआ है, जो कि 4 साल का था। और तृतीय अंगल मराठा युद्ध 1816 से लेके 1818 के बीच में हुआ है। 1818 के बीच में हुआ है। इसी के बीच में अगर देखा जाए तो प्रथम अंगल मराठा युद्ध, प्रथम अंगल मराठा युद्ध, ठीक है। तो इसे हम लोग अगले लेक्चर में जानते हैं, ठीक है।